सो हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी को। दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3। और ये टॉपिक बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि आप महात्मा गांधी को जानते हैं, ग्लोबल आइकन है, ठीक है। इनसे रिलेटेड जितने सारे मूवमेंट्स हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है फिर ये। और उससे क्या है, इसमें असैसिनेशन की जो डेट्स हैं, जो उनकी अर्ली लाइफ है, जो उन्होंने मूवमेंट्स चलाए थे या फिर जिन्होंने कोई भी काम किया हो, चाहे वो खेड़ा आंदोलन हो, चाहे चंपारण आंदोलन हो, उसकी डेट पूछ ली जाती है एग्जाम में, आपके एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में। और उनको सीक्वेंस में जमाने के लिए भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप एंड तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम उनकी अर्ली लाइफ को डिस्कस करेंगे कि अर्ली लाइफ उनकी कैसी थी, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, जन्म वगैरह कहाँ से हुआ, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरा फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको बस याद रखनी है, ठीक है। और जो भी समझने की चीज़ें वो आगे मैंने डाली हुई है पूरी पीडीएफ में, तो वो चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे। तो देखो, इनके अर्ली लाइफ के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो जो इनका जन्म हुआ था वो पोरबंदर में, गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। आपको पता है 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है, रजिस्टर्ड छुट्टी है, सारे ऑफिस बंद रहते हैं, हर चीज़। और आप तो देखते हो नेता वगैरह सड़क पे आ जाते हैं, खूब रैली वैली निकालते हैं, ठीक है। इनके बर्थडे को आज भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 अक्टूबर सबको पता है भाई, बेसिक है बिल्कुल एकदम। इनका फुल नेम जानेंगे। फुल नेम क्या है इनका? मोहनदास करमचंद गांधी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद होंगी, ठीक है, याद होंगी, पक्का याद होंगी इनको, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, आप कहाँ पैदा हुए इसमें कुछ समझने वाली बात है, जगह के नाम बता दो, सिंपल सी बात है। देखो, इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई थी? लंदन से हुई। लॉ ग्रेजुएट थे इन्होंने, लॉ की पढ़ाई कर रखी थी, कहाँ से? लंदन से। आप जितने भी इंडिपेंडेंस में देखेंगे जिन लोगों का बड़ा हाथ था, जैसे चाहे सुभाष चंद्र बोस हो गए, चाहे वो गांधी जी हो गए, और जवाहरलाल नेहरू हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए, तो ये सारे लोग कहाँ से पढ़ के आए? ये लोग बाहर से पढ़ के आए हैं। ये अमेरिका से पढ़ के आए हैं, कोई लंदन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारी जगह इन्होंने घूमे हुए हैं, एक्सप्लोर किया है वहाँ को। तो इन्हें पता है कि फ्रीडम की वैल्यू कहाँ कैसे है, ठीक है। उन्होंने वहाँ के कल्चर को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सबको क्या है, एकदम से लॉ के थ्रू सब क्या है, अबाइड हैं, और कितना लॉ उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखी हैं वहाँ पे, तब इनके मन में एक सेंस ऑफ गिल्ट आया कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है, हमारे देश में भी होना चाहिए। हमारी लैंड है, उस पर हम ही राज करेंगे, हमारी लैंड है, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सारे लोगों की बात सुने। जितने अच्छे आपके आइडियाज़, जितने मैंने बताया था लिबरल आइडियाज़ हैं, जितने ही फ्रीडम से एसोसिएट आइडियाज़ हैं, चाहे लिबर्टी हो गई, चाहे फ्रीडम हो गया, लाइफ प्रॉपर्टीज़, जितने भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ थे, सारे वेस्टर्न कंट्री से लिए गए हैं, ठीक है। यहीं के लोग क्या थे? यहाँ के लोग कॉलोनाइज नहीं थे, ठीक है। उन्हें अच्छा खासा माहौल मिला पढ़ने का, सोचने का, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती थी। हमारे बाकी इंडिया में या बाकी कॉलोनीज़ में क्या था भाई? खाने तक को कुछ था नहीं, तो हम बुक्स कहाँ से लिखेंगे, हम आइडियाज़ कहाँ से डेवलप करेंगे? तो जो लोग भी थोड़े वेल्दी लोग थे, जो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में गए, ठीक है, और उन्होंने अपनी बात रखी, ठीक है, उसके थ्रू लोगों ने क्या किया? न्यूज़पेपर्स निकाले, ठीक है, उसके थ्रू लोगों ने लोगों को जागरूक किया। फिर गांधी जैसे लोगों ने क्या किया? लोगों को बिल्कुल नीचे स्तर पे जाके, बिल्कुल रूट लेवल पे जाके उन सबको क्या किया? इकट्ठा किया। फिर उनके द्वारा क्या किया? इस सरकार तक आवाज़ पहुँचाई कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको हमारी लैंड खाली करनी पड़ेगी और हमारे देश से जाना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती। तो देखो, इनका इन्फ्लुएंस जानेंगे किस किस चीज़ पर है। इनका जैनिज़्म पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है, हिंदुज़्म पे और अहिंसा के लिए। गांधी जी पूरे वर्ल्ड में अहिंसा के लिए ही जाने जाते हैं। आज उनके स्टैचू पूरे वर्ल्ड में कहीं लगते हैं तो वो अहिंसा, नॉन वायलेंस का ही प्रतीक होते हैं, ठीक है। यहाँ अमेरिका में ले लो, फ्रांस में ले लो, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह इनके स्टैचूज़ देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ग्लोबल आइकन थे, बहुत बहुत ज़्यादा। ऐसा कोई है नहीं वर्ल्ड में जो गांधी जी को ना प्रेस करता हो या गांधी जी को जानता ना हो, ठीक है। इंडिया की जब भी बात आती है तो गांधी जी के नाम से सब जानते हैं कि अच्छा, इंडिया द लैंड ऑफ गांधी, इस तरीके से बोल देते हैं। ठीक भी है, गांधी ने जो अपनी छाप छोड़ी थी अपने पीछे, जो एक मैसेज दिया था, वो बहुत ही बड़ा मैसेज था, ठीक है। तो देखो, सबको हम जैसे कि जानते हैं उनकी जो अर्ली लाइफ थी वो अफ्रीका में गुजरी थी, ठीक है। अफ्रीका में भी उन्होंने 2-3 मूवमेंट्स चलाए थे, ठीक है। वहाँ पे जो ब्लैक लोग थे, ठीक है, जो काले लोग थे, तो उन पे राज कौन करता था? गोरे लोग, श्वेत जिन्हें कहते हैं, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स वहाँ पे राज करते थे, तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया करते थे, उनके हक की बात नहीं आने दिया करते थे, उनको बोलने का हक नहीं था। ये सारी जब चीज़ें थी तो गांधी ने वहाँ पे क्या हुआ? सत्याग्रह किया, ठीक है, मतलब लोगों, मतलब अर्ज किया गवर्नमेंट से बिना वायलेंस के कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप प्लीज़ हमारी बात सुनिए, हमारी बात मानिए, आप हमारी गवर्नमेंट में हैं तो हमारे वेलफेयर के लिए हैं, तो आप उस पर काम कीजिए, ठीक है। इस तरीके जब बातें की तो वहाँ पे इनका जो मूवमेंट था वो बहुत
ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और ये वहीं से काफ़ी जाने गए, ठीक है। मतलब उनका जो इस तरीके से बोलते हैं कि जो मैसेज था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में था वो लोगों तक पहुँचा, बहुत बहुत लोगों तक पहुँचा कि ऐसे एक साउथ अफ्रीका में वो हुआ है कि बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में सबसे जो प्रमुख थे वो गांधी जी थे जो कि भारत के हैं। उन्होंने इस तरीके की बात की और सरकार ने उनकी बात मान ली। एक सक्सेसफुल जब आप कुछ काम करके आते हो बाहर तो आपके देश में आपकी बहुत ज़्यादा वाहवाही होती है, ठीक है। ऐसा होता है, आप अगर कहीं पे जाते हैं जैसे कि वर्ल्ड मैच होता है, ठीक है, वर्ल्ड क्रिकेट होता है, जो भी होता है, तो आप जब बाहर खेल कर आते हो और आप जब जीत के आते हो तो एयरपोर्ट पे भीड़ लगी होती है, मीडिया की, फैमिली की, मतलब और पता नहीं कौन कौन लोग आपको क्या करने आते हैं, आपको कांग्रेट्स करने आते हैं और भीड़ पूरी कॉन्वॉय चलता है पीछे पीछे। तो एक तरीके का होता है ना, एकदम ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो गांधी जी का सेम वही हो गया था कि जब उन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट चलाया, सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा, वहाँ की बात माननी पड़ी लोगों की। तो जब ये इंडिया में आए थे तो इंडिया में इनका भव्य स्वागत हुआ। जब ये इंडिया में रेलवे स्टेशन से उतरे तो बहुत सारे लोग फूल मालाएं लेकर पहुंच गए थे, क्योंकि तब ना इंडिया में कौन सी पार्टी एक्टिव थी, एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी वहाँ एक्टिव थी, वही सारे काम करती थी। जब उन्होंने देखा गांधी जी आ गए हैं, गांधी जी आ गए हैं, तो सबको एक होप थी कि गांधी जी भी क्या करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर भारत के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा बाद में हुआ नहीं था क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न थे। तो देखो ये भारत में कब आए थे, 1915 में आए थे, ठीक है। 1915 में ये भारत में आ गए थे एंड ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कराया। देखो इनका क्या है कि जो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था लेकिन उनसे मेंबरशिप नहीं ली थी, ऐसा नहीं है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसकी एक फुल फ्लैजेड मेंबरशिप होती है, जिससे पता लगता है कि आज से हम इस पॉलिटिकल पार्टी के क्या है, मेंबर हैं। तो गांधी जी ने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया था, उन्होंने कोई मेंबरशिप नहीं ली थी, कोई उनके ऊपर टैग नहीं था। लेकिन गांधी जी को हमेशा पूरी लाइफ टाइम कांग्रेस से एसोसिएट किया गया, ठीक है। बहुत बड़े मेजर आइकन थे, ठीक है, बहुत ग्लोबल उनकी पहचान थी और भारत में ऐसे हस्ती थे, ठीक है। तो इस तरीके, और भारत में एक ही बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी तब उस टाइम पे। तो सबको ये लगा कि गांधी जी भी हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, और कांग्रेस भी उस टाइम क्या कर रही थी, कांग्रेस भी इंडिपेंडेंस की लड़ाई में थी और गांधी जी भी इंडिपेंडेंस की लड़ाई में थे। तो लोगों ने उन्हें एसोसिएट कर लिया कि गांधी जी भी एक बहुत बड़े नेता हैं, किसकी, कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। एंड ही ऑब्जर्व इंडियन रूरल लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, ऑब्जर्व किया रूरल लाइफ को, ठीक है। जो ग्रामीण लोग हैं उनको ऑब्जर्व किया, वो किस किस समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सरकार उनको एड्रेस क्यों नहीं करे, इस तरीके की सारी चीज़ें देखी। देखो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से यहाँ इंडिया आए थे तो एक साल उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। क्या किया उन्होंने, एक साल पूरे भारत में घूमे, सारे भारत में घूमे। उन्होंने देखा कि कौन कौन से रीजन में किस किस तरह की समस्याएं हैं, कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, उनको वो सुख सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। तो इस तरीके से गांधी जी जागरूक हो गए, लोगों के बीच बैठने लगे, लोगों की बात सुनने लगे, जानने लगे कि जो इंडिया में जो नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं, सॉरी, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स अलग थी, साउथ इंडिया के लोगों की प्रॉब्लम अलग थी, कोस्टल रीजन के पीपल की अलग थी। तो इस तरीके की उन्होंने हर चीज़ देखी, ठीक है। और ये भी देखा गाँव में किस तरीके से भुखमरी है तो उसके लिए सरकार क्या काम कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही है, गरीबी के लिए क्या काम कर रही है, तब भी कुछ काम नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें गांधी जी ने एक साल तक करीब ऑब्जर्व की। देन ये वापस उन्होंने सोचा था कि आज हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम पूरा नेशन बिल्ड करेंगे जो क्या करें, पूरे रूरल लाइफ से जुड़ा हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाद में देखते हो कि गांधी जी ने बहुत ज़्यादा पंचायती इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उनका मानना था कि जो न्याय या फिर जो कहते हैं डिसीजन मेकिंग पावर है, सबसे पहले वो गांव के लोगों में होनी चाहिए थी। तो इनका ये आइडिया था, कोर आइडिया था। बाकी हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से माने। एंड ये ऑल्सो गेन सपोर्ट फ्रॉम मासेस। देखो अब इनका जब ये पूरे दुनिया उसमें भारत में घूम रहे हैं, ठीक है, पैदल चल के घूम रहे हैं और ऊपर से इतना बड़ा कोई नेता, ठीक है, बाहर से पढ़ के आया, लॉ की स्टडी की है, तो इनको ना एक बहुत बड़े भारत के आधी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन का सपोर्ट मिल गया था, ठीक है। मतलब हर वर्ग का लोग, युवा, बड़े बुजुर्ग जितने भी थे इस लड़ाई में जो साथ रहना चाहते थे कि भारत को आज़ाद करो, अंग्रेज़ भारत छोड़ो, तो इसमें क्या हुआ, उन्हें मास सपोर्ट मिल गया। अब ये देखो जब इन्हें मास सपोर्ट मिला, ठीक है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अहम आदमी बन गए, ठीक है। यही बात है, कांग्रेस पार्टी को क्या करना था, कांग्रेस पार्टी को लोगों जनता का सपोर्ट चाहिए था, वो इन्हें किससे मिल गया, गांधी जी से मिल गया, ठीक है। तो जब इनकी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई पूरे भारत में तो इसको ऑब्वियस सी बात है, इनका सपोर्ट उस पार्टी को हुआ तो पार्टी को फ़ायदा हुआ अल्टीमेटली। इसी तरीके से तो आप देखोगे पिछले 70 सालों से आज़ादी के बाद ही कांग्रेस पार्टी किस में रही, लीडरशिप में रही, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों के अंदर जोश था कि कांग्रेस पार्टी वही जिताएगी हमें, वही हमें इन सब से दूर कराएगी। और बाद में ऐसा हुआ भी, मतलब
मतलब जो उन्होंने वादे किए थे उस पर खरे भी उतरे। मतलब आज अगर आप कुछ भी कह लो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंस हो तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल था इसमें, ठीक है। क्योंकि उस टाइम की इंडिया 1945 की इंडिया को आप अज्यूम करोगे, 1945 1946 के, तो आप अगर कहोगे रिवोल्यूशन से हमने आज़ादी ली, तो ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा। खाने तक को है नहीं तो लड़ने के लिए हमारे बाजू में दम कहाँ से आएगा, ठीक है। तो जो गांधी का सबसे बड़ा वेपन था वही सिविल डिसओबीडियंस का हो, चाहे वो अहिंसा का हो, चाहे किसी तरीके का हो, तो वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहा है। आप इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब देखो इनके ना मेजर कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और इनके मूवमेंट को पढ़ेंगे, जो आंदोलन इन्होंने भारत में चलाए थे उनके बारे में। सबसे पहले उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया था, ठीक है। ये चंपारण बिहार में है जगह, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। हाँ, चंपारण याद है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बता दिया कि बिहार में जगह है, ठीक है। यहाँ पे मैं बी लिख दे रही हूँ, इससे आपको पता लग जाए बिहार में है। ये 1970 में मूवमेंट चला था, फार्मर स्ट्रगल अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। तो इसमें क्या था, इसमें जो फार्मर्स का स्ट्रगल था, ठीक है, किसके खिलाफ था, इंडिगो प्लांटर्स के। इंडिगो मतलब होता है नील की खेती। तो किसान क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो ना ज़बरदस्ती किसानों से कहते थे कि तुम ना जो कैश क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप जो होती हैं जो अनाज बोलते हैं जिसको, मक्का बाजरा ये सब, कि तुम ये सब नहीं उगाओगे, तुम क्या करोगे, तुम नील की खेती करोगे। तो किसान वहाँ पे भड़क गए कि ये बताओ, हम अगर नील की खेती करते रहेंगे तो हमारे खाने का अनाज कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि तुम थोड़े से पार्ट में वो कर सकते हो खाने की चीज़ें, बाकी पूरे में मतलब 1/3 में पूरा तुम वो कर लो खाने का, बाकी का जो हिस्सा बचा उसमें पूरा आपको क्या करना है, आपको नील की खेती करनी है। तो इसके खिलाफ गांधी जी उतरे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, सरकार उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और इंडिगो से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा था, सरकार को हो रहा था। अल्टीमेटली सरकार वो कहाँ भेज रही थी, ब्रिटेन भेज रही थी, क्योंकि ब्रिटेन में तब तक क्या स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, और उसे तरह तरह की रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी, जिसमें नील एक बहुत बड़ा उसका रिसोर्स बना था, ठीक है। दूसरा इन्होंने आंदोलन अगले साल किया खेड़ा में, 1918 में इन्होंने खेड़ा में आंदोलन किया, रिलीफ फॉर द पुअर फार्मर अफेक्टेड बाय फेमाइन। अब देखो यहाँ पे उनका क्या आंदोलन था, यहाँ पे जो किसान थे उन पे टैक्स लगता था खेती पे, ठीक है। तो उस टैक्स को सरकार ने बोल दिया था कि हम टैक्स तो लेंगे, जबकि इन लोगों की क्या थी, किसानों की फसल खराब हो गई थी, ठीक है। भूखा पड़ गया था, वहाँ पे भुखमरी आ गई थी बहुत ज़्यादा, लोगों के पास खाने के भी बहुत ज़्यादा स्टॉक खत्म हो गए थे। ऊपर से सरकार ने बोल दिया था कि हमें नहीं पता तुम्हारी कैसी सिचुएशन है कैसी नहीं, हमें हमारा टैक्स चाहिए। तो इस चीज़ से लड़ने के लिए भी गांधी जी आ गया है, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, वहाँ फिर लोगों को इकट्ठा किया, फिर सरकार के कानों में आवाज़ डाली कि हम नहीं करेंगे। तो ये गांधी जी के थोड़े थोड़े जो आंदोलन है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे, ठीक है। आगे चल के यही सारे आंदोलन बहुत मेजर रोल ले रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने की, ठीक है। एंड फर्स्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ सत्याग्रह इंडिया, और यही क्या था, इनका सबसे बड़ा हथियार था। फर्स्ट इनका सक्सेसफुल हुआ था कौन सा एप्लीकेशन, सत्याग्रह का। सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य के लिए किसी से आग्रह करना। मतलब आप अगर किसी से ट्रुथ जानना चाह रहे हो या फिर किसी को सही रास्ते पे ले आना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं आप उसको मारोगे, उससे क्या कर सकते हो, आग्रह कर सकते हो, उसको उससे विनती कर सकते हो, उसको समझा सकते हो। तो यही इनका टूल था मेजर, कि हमें सरकार से लड़ना नहीं है, बदतमीजी नहीं करनी है, मारना नहीं है किसी को, और शारीरिक हानि नहीं पहुंचानी है। हमें बस सत्याग्रह करना है, नॉन वायलेंस करना है, बिना मार पीटे हमें सरकार से हम अपनी बात रखेंगे और सरकार हमारी बात मानेगी। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल टूल था, हमेशा काम आया गांधी जी के, कभी इस चीज़ में फेल नहीं हुए, ठीक है। वो उनका हमेशा मानना था, कोई एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन कभी उसको पलट के जवाब मत दो। इस तरीके की आइडियोलॉजी को ये मानते थे, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट डे रिलेवेंट नहीं है जानते हैं, बट फिर भी इनके आइडियाज़ को देखेंगे क्या सोचते थे, क्या कहते थे। अब देखो इसमें क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया सबसे पहले। इसकी डेट्स आप याद रखना, 1920 टू 22, 1920, ठीक है। नॉन कॉपरेशन देखो जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से आ जाते हैं, सीक्वेंस में लगाने को आ जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसे कहते हैं, कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन कॉपरेशन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। खेड़ा कब हुआ था, 1918 में हुआ था। चंपारण कब हुआ था, 1917 में हुआ था। तो ये सारी जब डेट्स आपको याद रहेंगी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, इट वॉज द रिएक्शन ऑफ जलियांवाला बाग मैस्करे। तो ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड आपको सबको पता है कब हुआ था, 13 अप्रैल, यहाँ पे मैं डेट लिख दे रही हूँ, मैंने डाली नहीं है, 1919 को हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि बैसाखी एक मेला दिन था, बैसाखी दिन ही था शायद, हाँ। तो उसके टाइम क्या था, लोग बहुत सारे मेला में इकट्ठे हुए थे, ये अमृतसर पंजाब की बात है। तो वहाँ पे क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वो पूरा मतलब क्या था, पूरा सिस्टम, वहाँ का जो मेला ग्राउंड था वो पूरी तरीके से वॉल्ड था, मतलब कि पूरी दीवारें थी, ऊंची ऊंची दीवारें, और लोग उसके बीच में क्या एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। कोई आइसक्रीम खा रहा था, कोई पार्टी कर रहा था, बेचारे ये कर रहे थे। तो वहाँ पे कौन आ गया, जनरल डायर आ गया, उसने क्या कर दिया, उसने गोली चलवा दी, और जाके क्या हुआ,
वहाँ पे करीब करीब 350 लोगों को मार दिया। ठीक है, ब्रिटिश के रिपोर्ट्स के हिसाब से वहाँ 350 लोग थे, लेकिन इंडियन जर्नल्स की माने तो वो कहते हैं कुछ 1000 से ज़्यादा लोग थे। ठीक है, इस तरीके के आंकड़े सामने आते हैं, तो ये बताते हैं। तो वहाँ पे इस कांड के बाद क्या हुआ था, बहुत बड़ा एक नेशन वाइड मूवमेंट चला जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। एंड द मूवमेंट लेटर विदड्रॉल आफ्टर चौरा चौरी इंसिडेंट। देखो, इस मूवमेंट के बाद ना पूरे देश भर में आग जल गई थी एक तरीके से कि हाँ, ब्रिटिशर्स ने ये किया कैसे। ऑब्वियस सी बात है, भारत के किसी एक हिस्से में अगर लोगों को इस तरीके से मारा जाएगा, बेबस लोगों को, बच्चों की मौत हुई, महिलाओं की मौत हुई, उसमें पता नहीं एक लोग एक दूसरे के ऊपर डले हैं बुरी तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सारे देशवासियों का खून खौल जाएगा। तो उसके इंसिडेंट में ना कुछ लोग मिसगाइड हो गए थे। ठीक है, उन्होंने मतलब ये सोच लिया था कि सरकार को पूरी तरीके से मतलब निकालना है बाहर, ये भूल गए थे कि वो लोग कि निहत्थे हैं या फिर उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सरकार से लड़ पाएँ। तो उसी लाइन में क्या हुआ, एक चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया जिसमें एक ट्रेन को जला दिया गया था, उसको लूट लिया गया था। ठीक है, ये पूरा मेजर इंसिडेंट हुआ। इस चीज़ के बाद गांधी जी ने इसको क्या किया, विड्रॉ कर दिया था इस पूरे मूवमेंट को, कि अब ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनको पता लग गया था कि लोग गलत राह पे चलने लगे हैं। ठीक है, इस तरीके की बातें होने लगी। एंड इसमें क्या हुआ था, इस पूरे मूवमेंट में बॉयकॉट किया गया था किसका, ब्रिटिश गुड का, कि जितने भी भारत में ब्रिटिश की चीज़ें हैं वो सारे हम उनको क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं। ब्रिटिश के स्कूल्स का करते हैं और उनके टाइटल्स का करते हैं। टाइटल्स क्या थे, जो ब्रिटिश थे ना, वो इंडियंस एजुकेटेड थे, बाहर से पढ़ के आते थे, तो उनको अपने फेवर में करने के लिए, अपने साइड करने के लिए उन्हें नाइटहुड की उपाधि देते हैं। नाइटहुड उनकी बहुत बड़ी उपाधि है कि आप हमारे आज से क्या है, लॉयल मतलब लॉयल हो, लॉयल सर्वेंट बोल सकते हैं इस तरीके से, सर्विस देने वाले, आप मोस्ट प्रोवाइडर हो, इस तरीके से। तो सारे जितने भी थे उन्होंने अपने अपनी टाइटल सब वापस कर दिए, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये। एक तरीके से आक्रोश फैल गया था अंग्रेजों के प्रति भारत में उस इंसिडेंट के बाद, जो कि बहुत ज़्यादा जायज़ भी है। ठीक है, जो स्कूल में बच्चे वगैरह थे वो सारे स्कूल से बाहर निकल आए थे। ठीक है, जो उन्होंने भी प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा हाथ बढ़ाया, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर थे ये सारे लोग बच्चों का बहुत ज़्यादा साथ दे रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी बात हो गई, उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया हमारे देश में रहते हुए, जबकि तुम एक बाहरी कंपनी हो। तो एक तरीके का बहुत बड़ा आक्रोश था जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा गया। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की आप प्लीज़ डेट याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हर चीज़ से रिलेटेड। देन उसके बाद एक बहुत बड़ा दूसरा मूवमेंट हो जाता है जिसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये 1930 टू 1934 को हुआ था। ठीक है, ये डेट है इसकी 4 साल चला था ये मूवमेंट। लॉन्च विद दांडी साल्ट मार्च। ये कैसे लॉन्च हुआ था, ये दांडी यात्रा की थी गांधी जी ने 1930 में। ठीक है, 1930 में जब गांधी जी ने मार्च के महीने में मार्च किया था, सॉरी मार्च या अप्रैल था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उसमें क्या था, उन्होंने कुछ अपने 77-78 इस करके एग्जैक्ट डेट नहीं, मतलब एग्जैक्ट नंबर यही है, 70s के कुछ अप्रोक्स आता है। तो काफ़ी सारे लोग पता है क्या, पैदल चल के गए वहाँ, साबरमती है वहाँ पर गए, उस तरफ उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने एक हाथ में नमक उठाया वहाँ से निकाल के, और अपने हाथ में नमक उठा के उन्होंने हवा में बोला, हवा में नहीं आसमान में उठाया, और उन्होंने बोला आज से हम फ्री हैं और कसम खाते हैं कि हम फ्री हैं। इस तरीके की मोटिवेशनल स्पीच दी थी उन्होंने। ठीक है, तो यही उनका दांडी साल्ट मार्च था। मतलब उनका मानना ये था कि ये नमक हमारा है, इस पे कानूनी हक भी हमारा है, ये हमारी मदरलैंड है, इस पे हम चाहेंगे वो करेंगे। ये इस तरीके का मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की थी। तो गांधी जी के छोटे मोटे आप देख रहे हो, छोटे मोटे नहीं है एक्चुअली, बहुत बड़े जो मूवमेंट चलाए गए थे भारत में, इससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। ठीक है, उन्हें क्या है, उनको ये लग रहा था कि गांधी जी पढ़े लिखे हैं, उनकी साइड आएंगे। ठीक है, वो समझेंगे कि हम मतलब इंडियंस को एजुकेट करना चाहिए। उनका मोटिव ये था कि इंडियंस को ये लगे कि हम तुम्हें सुधारने आए हैं, हम तुम्हें सिविलाइज करने आए हैं, तुम कपड़े तक पहनते नहीं हो, तुम मतलब कि खाने में पता नहीं कांटे चम्मच से खाते नहीं हो, हाथ से खाते हो। तो उनको हम लोग बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज लगते थे, एकदम गवार टाइप के लगते थे। लेकिन गांधी जी को पता था ये हमारी सभ्यता है, हमें पता है हमें कैसे रहना है कैसे नहीं है, और हमारा जब मतलब ब्रिटिश का यहाँ से जाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ से जाएंगे नहीं, हमारी सत्ता हमारे हाथ में आ नहीं पाएगी, और हम अपने लोगों को अपने तरीके से रूल नहीं कर पाएंगे। ये गांधी जी की थिंकिंग थी। एंड मास रिफ्यूज़ल टू ओबे ब्रिटिश लॉ। तो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ही क्या होता है, सिविल मतलब क्या है, आम नागरिक। ठीक है, डिसोबीडियंस का मतलब जब वो किसी चीज़ को मना कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको मानने से मना कर दूँ तो डिसोबीडियंस हो गया। तो लोगों ने क्या किया, जो इसमें भी बहुत ज़्यादा मास रिफ्यूज़ल हुआ किसका, ब्रिटिश लॉ का। ठीक है, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे किसी कानून से अबाइड नहीं हैं, हम तुम्हारा लिया नहीं देखेंगे, हम तुम्हारे जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हुई थी। एंड प्रमोट स्वदेशी एंड खादी।
तो इस मूवमेंट में क्या प्रमोट हुआ था, स्वदेशी को प्रमोट किया था और खादी को प्रमोट किया था। स्वदेशी का मतलब है जो कपड़ा हमने अपने घर में बनाया है या फिर जो कपड़ा हमारे देश में बना है, हम सिर्फ वही पहनेंगे। आज आप इंडियन मार्केट में देख रहे हो पता नहीं कहाँ कहाँ का कपड़ा है, मतलब कि पूरी दुनिया से कपड़े लाके हमारे इंडियन मार्केट में आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के। हर तरीके का फैशन है, हर तरीके का टेस्ट है, ठीक है। राजस्थानी कपड़े भी हैं, तो कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं जो कहाँ इस्टेब्लिश है, दूर दूर देशों में इस्टेब्लिश है, वहाँ के ब्रांडेड कपड़े भी हैं। तो ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, ठीक है। इससे क्या है, इससे देखो एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कल्चरल डोमिनेंस होता है, उसको भी बनाती है, ठीक है। तो गांधी जी ने इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ लिया था। उनका मानना था कि जो सरकार है या फिर जो लोग हैं वो जल्दी किस तरफ फिसल जाते हैं, वो कल्चर की तरफ फिसल जाते हैं। जो बाहरी कल्चर है, बाहरी सभ्यता है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसको थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, क्योंकि लोग देखो मानसिकता से गुलाम होते हैं, ना कि किसी भी चीज़ से गुलाम होते हैं। अगर हम मानसिक किसी चीज़ के गुलाम हो गए, आदी हो गए, तो हम भी गुलाम हो जाते हैं एक तरीके से। तो गांधी ने जब मतलब ऑर्डर दिया, उन्होंने बोला कि सब स्वदेशी पहनोगे, ठीक है, जितना भी बना है घर में वही पहनोगे। तो आपने देखा वो पहले के टाइम जो गांधी थे, वो उन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही कपड़े बता दिए। ये जो पहन के डालते थे, इनको पता नहीं क्या कहते हैं, अंगूछा कहते हैं, पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं, ये शॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इनके तन पे बस एक ही कपड़ा रहा पूरी ज़िंदगी। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, मान लो ये दूसरों से कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ और खुद एकदम सूट वूट टाई डाल के और मूवमेंट कर रहे हैं, तो लोग इनसे इंस्पायर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जब लोगों ने देखा कि इतना बड़ा नेता हमारे लिए किस तरीके से रह रहा है, हमारे लिए किस तरीके की बात कर रहा है, तो इनके अंदर खुद ही अपने आप से क्या है, एक देशभाव निकल के आया लोगों के बीच में। और उन्होंने बोला कि हाँ, हम आज से स्वदेशी अपनाएंगे और जो विदेशी है उसको बाहर करेंगे, ठीक है। और उन्होंने खादी को प्रमोट किया, ठीक है। खादी वही होता है जूट जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके कपड़े सब चीज़ें होती हैं, और प्राइमरीली जो खादी है वही इंडिया में चलती थी उस टाइम। और इसके कपड़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, प्रमोट किया कि आप इस चीज़ के कपड़े पहनो। इसलिए आपने पता है गांधी को देखा होगा तो वो हमेशा चरखे के साथ मिलते थे। चरखा मतलब वो कॉटन से क्या धागा बनाना, कॉटन टू यार्न जब बनाते हैं तो उसको चरखा कहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसको एक मैसेज देना चाहते थे कि हम सेल्फ रिलायंस बने, मतलब हम खुद से ही सारे काम करें। हमें रॉ मटेरियल तक के लिए किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा जो धागा है कहीं और से आ रहा है, सुई कहीं और से, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूरी ज़िंदगी हमेशा फ्री बैठे रहते थे, तो चरखा ही चलाते थे, क्योंकि उनका मानना यही था कि हम जब बहिष्कार नहीं करेंगे, खुद में नहीं दिखाएंगे, तो लोग इस तरीके से कैसे प्रमोट होंगे। तो इस तरीके कई सारे जो काम किए इन्होंने, गांधी ने, अपनी पूरी लाइफ में, जो आज भी लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। ओके, फिर चला 1945 में क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1945 में चला। इसमें गांधी ने बहुत ही मेजर स्लोगन दिया था, नारा जिसको कहते हैं डू और डाई। इनका मानना था अब तुम करो या मरो, एक काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब इतने सारे मूवमेंट के बाद भी ब्रिटिशर्स जा नहीं रहे हैं और मतलब अपनी कोई पावर छोड़ नहीं रहे हैं, हमें रिप्रेजेंटेशन में आने नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया अब चाहे करो मरो, मतलब एक ऐसा लास्ट, वो कहता है अल्टीमेटम दे देना, तो उन्होंने वही चलाया था, ठीक है। एंड इट वॉज अ मास मूवमेंट डिमांडिंग ब्रिटिश विड्रॉल। ये बहुत बड़ा मास मूवमेंट था। अब इनको ना ब्रिटिश के थ्रू मतलब कि कोई वो करना है, मतलब कोई बायकॉट नहीं करना है ब्रिटिश के गुड्स का, कोई वो नहीं करना है। अब डायरेक्ट ब्रिटिश से डिमांड करनी है कि तुम यहाँ से बस निकलो, भागो यहाँ से, हमारे देश से, हमें तुम चाहिए नहीं, हम अपना देश है, हम खुद देख लेंगे। तो ये मास मूवमेंट था, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा विड्रॉल, ब्रिटिश के विड्रॉल की बातें कही जा रही थी। लोग एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैम्पलेट्स में जो स्टूडेंट्स थे उनके यूनियन बन रहे थे, वो खुद एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे थे। जो औरतें थी वो भी इन सारी भीड़ में आगे आती थी। जब गांधी जी चलते थे तो उनके सब पीछे पीछे बहुत सारी औरतें चलती थी, बहुत बच्चे आदमी सब चलते थे। तो कोई देश में इतना बड़ा मास मूवमेंट हो रहा है, मास प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सरकार को झुक जाना है, ठीक है। किसी एक स्टेट की आप अगर पॉपुलेशन देख लोगे आज इतनी ज़्यादा है, तो सोचो उस टाइम की इंडिया की आप कल्पना करो जिसमें पूरा देश शामिल था, एक बहुत बड़ी भीड़। ब्रिटिश तो देख के ही कांपने लगते थे कि भाई हम कहीं मारे ना जाएं। एंड लीडर्स अरेस्टेड। और इस मास मूवमेंट का देखो रिजल्ट क्या आया, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्टेड किया गया, ठीक है। गांधी जी भी बहुत बार जेल गए, गांधी जी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग बहुत बार जेल गए थे इन्हीं सब चक्करों में, ठीक है। तो इसमें लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, मैसिव पब्लिक रिस्पॉन्स आया था, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे पता है इतने बहुत सारे दंगे फसाद भी होने लगे थे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जैसे भावी हुआ है, जैसे कि एक लेफ्टिस्ट विंग था, ठीक है,
मतलब कि जैसे कि एक रिवॉल्यूशनरी विंग बन गया था जिसमें ये भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। ये लोग अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे थे। उनका मानना था कि गांधी जी जो हमें पाथ पे चला रहे हैं अहिंसा चलो, इससे तो हम 100 साल तक आज़ादी नहीं ले पाएंगे। उनका ये मानना था। उनका अगर हमें आज़ादी लेनी है तो अंग्रेज़ को अंग्रेज़ की भाषा में ही समझाना होगा। तो वो इस तरीके की बात करते थे और लास्ट में बेचारों का रिजल्ट जो हुआ वो बहुत बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ, जो तो हम सब जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पूरी मरते दम तक कोशिश की और लास्ट में हंसते हंसते वो सूली पे चढ़ गए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1945 में हुआ। इसका मेजर आप याद रखेंगे, इसी में इन्होंने गांधी जी ने अपना स्लोगन दिया था और इसमें मास मूवमेंट हुआ था, मास प्रोटेस्ट हुआ था हर जगह। अब हम देखो गांधी के आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि वो सोचते क्या थे, किन किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस था। अहिंसा, नॉन वायलेंस। गांधी जी हमेशा हमेशा गांधी जी कब डेथ हुई थी, 1948 में हुई थी ना। 1948 से आज दिन तक अगर गांधी जी को माना जाता है तो अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, आज भी चाहे पूरे वर्ल्ड में कोई लीडर अपनी स्पीच दे रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, ठीक है, अगर गांधी जी को उसने डिनोट किया है देन अहिंसा का प्रतीक मान कर किया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं या फिर आज भी हम बहुत सारे मूवमेंट करते हैं तो उसमें नॉन वायलेंस आता है। ठीक है, हम धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ जाते हैं, अपनी बात रखने लगते हैं, तो उसमें नॉन वायलेंस आता है। जैसे क्या है, सरकार हमारी बात सुने, जब हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे तो सरकार का कोई राइट भी नहीं बनता है कि हमें ज़बरदस्ती जेल में डाल दे या हमसे कुछ बात करें। तो इस तरीके के एक अहिंसा का सिद्धांत है, वो गांधी जी ने ही फैलाया था और इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस गांधी जी के विचारों ने ही दी थी। सत्याग्रह, दूसरा था सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह क्या है, देखो सत्य के लिए हम जब किसी से क्या करते हैं, आग्रह करते हैं। और कैसे आग्रह करते हैं, फिमनेस के साथ, मतलब कि प्यार से, ना कि उसको मार दौड़ के या कहते हैं कि तुम कोई गलत कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको लात मार के कहते हैं तू सही रास्ते पे चल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको समझाओ, ठीक है, उससे उससे उसके उसके आउटकम्स बताओ। ठीक है, उसको ये समझाओ कि सत्य आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए और सबके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके रास्ते पे चलो। हम आपको ना मार रहे हैं, ना आपको आपके घर से निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बस एक सत्यता के रास्ते पे चलने की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे वेद पुराणों में भी लिखी गई है कि हमेशा सत्य के रास्ते पे चलो, कभी किसी को हानि मत पहुँचाओ। तो इस तरीके की बातें गांधी जी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी थे और हिंदुज़म को भी बहुत मानते भी थे। ठीक है, तो उनका एक ये सारी चीज़ें भी वहीं से निकले हुए हैं। ठीक है, और इनका कॉन्सेप्ट था सर्वोदय का। ठीक है, सर्वोदय का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ ऑल। ये मानते थे कि सबका वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, चाहे भारत में जो क्लास डिवीज़न था, निचली जाति ऊंची जाति, उन सबका ही वेलफेयर होना चाहिए। छोटे बड़े लोग, सारे लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, गरीबों किसानों का वेलफेयर होना चाहिए, गाँव में रहने वाले बच्चों का वेलफेयर होना चाहिए, जानवरों का वेलफेयर। इस तरीके से उन्होंने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें सब पूरे दुनिया का वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, स्वदेशी सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, मतलब आपके घर में, आपके देश में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है आप उसको यूज़ करो, आप बाहर से इंपोर्ट मत करो। ठीक है, आप जब बाहर से चीज़ें इंपोर्ट बनते हो तो आप दिमागी तौर पे किसी के स्लेव हो जाते हो। ठीक है, दिमागी तौर पे आप क्या हो जाता है, आप किसी के बंधक बन जाते हो। आप अगर पूरी तरीके से उन्हीं के वश में हो, उन्हीं का कल्चर फॉलो कर रहे हो, उन्हीं का फूड खा रहे हो, उन्हीं की सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उनका मानना है गांधी जी का कि आप ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ शरीर से ही जब आपको गुलाम बनाया जाता है तो आप तभी गुलाम हो, नहीं, मानसिक गुलाम भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पूरी तरीके से ब्लाइंडली दूसरे कल्चर को फॉलो करते हैं और अपने पूरी तरीके से ट्रेडिशन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इनका स्वदेशी पर बहुत ज़्यादा फोकस था, ताकि, और इसमें गुड्स के लोग ये ज़्यादा बात करते हैं। गुड्स का मतलब होता है सामान। ठीक है, तो ये जो गुड्स हैं उनको लेकर ज़्यादा बात क्या करते हैं कि जो भी गुड्स हैं वो हमारी कंट्री में बने होने चाहिए, वही आप यूज़ करो। एंड ट्रस्टीशिप का इनका कॉन्सेप्ट था। ट्रस्टीशिप का मतलब इथिकल वेल्थ यूज़। जो वेल्थ है, जो भी हमारे पास पैसे हैं, उसका कैसा इथिकली यूज़ होना चाहिए। आप मतलब जुआ में मत लगाओ, ठीक है, चोरी चपाटी मत करो, किसी महिला के साथ गलत आचरण मत करो। ठीक है, इस तरीके की बातें ये करते हैं। ठीक है, तो सबको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रोल इन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। इनका रोल देखेंगे, इंडिपेंडेंस में क्या रहा और पार्टीशन में इनका रोल क्या था। नेगोशिएटेड विद ब्रिटिश एंड इंडियन लीडर। तो देखो ये ना एक चेन बने थे, एक बोल सकते हैं दोनों लोगों के बीच। किस किस के बीच, तो नेगोशिएटेड बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन रूलर्स। ठीक है, तो जो एक बोल सकते हैं एक ब्रिज थे महात्मा गांधी, किस लिए, ये ब्रिटिशर्स से अपनी बात मनवाते थे और इंडियन जो रूलर्स थे, लीडर्स थे, उनसे। कैसे, जब भी इंडियन लीडर्स थे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे कि मुस्लिम लीग बाद में बनी थी 1907 में, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ही थी, तो वो ही पूरे इंडिया को क्या कर रही थी, गवर्न कर रही थी एक तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कर रही थी, वो उनको डायरेक्शन दिखा रही थी कि आपको ये करना है, अब ये करना है, मास प्रोटेस्ट होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, और इनके बहुत बहुत सारे सेशंस चलते थे, मीटिंग चलती थी बड़ी बड़ी। ठीक है,
तो इन्हें जब भी कोई बात अपने ब्रिटिश से करी थी तो ये क्या करते थे, गांधी जी के थ्रू क्या करते थे, उनको मनाया करते थे। मनाया नहीं करते, अपनी बात रखा करते थे। और गांधी जी कैसे थे, गांधी जी की अगर कोई बात नहीं मानता था तो अनशन पे बैठ जाया करते, ठीक है, जिसको कहते हैं फास्ट अंटिल डेथ। तो ये अपनी बात मान जाया करते थे, जेल चले जाया करते, खाना छोड़ दिया करते। तो ब्रिटिश को मजबूर होकर इनकी बात माननी पड़ती, क्योंकि ब्रिटिश को पता था अगर ये इंसान खाना नहीं खाएगा सॉरी, ये इंसान अगर खाना नहीं खाएगा तो क्या है, उनकी लंका लग जाएगी, ठीक है। तो ब्रिटिश ना हमेशा बात मान लेते थे, और गांधी जी के पास बहुत बड़ा टूल था, और उस टूल को कहते हैं ये हंगर स्ट्राइक, ठीक है, इस पे चले जाते थे। एंड अपोज पार्टीशन बट एक्सेप्टेड इट टू अवॉइड ब्लडशेड। देखो, गांधी जी ने पार्टीशन को अपोज किया था। बहुत सारे लोग मिसकन्फ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने पार्टीशन कराया, ये है वो है। एक बहुत बड़ी जनता, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपोज कर रही है, ठीक है, इतनी बड़ी जनता हमारे बराबर है, ठीक है, उसको अलग चाहिए, अपनी पूरी लैंड अलग चाहिए, गवर्नमेंट अलग चाहिए, सोवरेनिटी चाहिए उसे अपनी लैंड की। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। और उसके पीछे भी बहुत बड़ा मास सपोर्ट हो, ठीक है। तो लास्ट में चल के क्या रिजल्ट आया, पार्टीशन ही हो गया, बट एक्सेप्टेड इट टू अवॉइड ब्लडशेड। लास्ट में उन्होंने क्या देखा कि जब पूरे देश में बहुत ज़्यादा खूनी दंगे होने लगे, कम्युनल रियॉट होने लगे, हिंदू मुसलमान होने लगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मार रहे थे, यहाँ से ट्रेनों में लोग जाते थे, वहाँ से भर भर के आते थे उनकी लाशें। तो इन सारी चीज़ों को जब देखा गया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, चलो डिवीज़न होना चाहिए और कुछ नहीं है। लेकिन इस टाइम भी उन्होंने एडवोकेट की थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, ठीक है, हमेशा ही रिक्वेस्ट करते रहे कि नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हमेशा से हमने लैंड शेयर किया है, अब आप अलग क्यों रहे, इस तरह की जब बातें करते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं हुआ। लास्ट में पार्टीशन हो गया, और इनकी जो एक लेगेसी जिस तरीके से बोल सकते हैं, भारत में इतनी यूनिटी है हिंदू मुसलमानों, वो एक तरीके से टूट गई थी, ठीक है। लास्ट में यही हुआ, जिन्ना ने अपना देश ले लिया और गांधी ने अपना ले लिया। अब इनके बुक्स एंड राइटिंग्स के बारे में पढ़ें, उनकी कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, ये आती है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे डबल स्टार इसको, तो सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती है। की टू हेल्थ इनकी बुक है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड प्लेस, ये भी इनकी बुक है। ये लास्ट की दो बुक्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेगुलेशन आर्टिकल्स इन यंग इंडिया, यंग इंडिया और हरिजन जर्नल, ये इनका याद रखना, ठीक है। यंग इंडिया है और ये हरिजन जर्नल है। देखो, जो हरिजन नाम है जो किसके लिए यूज़ होता है, जो दलित लोग होते हैं उनको गांधी ने हरिजन बुलाया था, मतलब कि द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इनका ये मानना था कि ये भी क्या है, ये लोग जो हैं वो भगवान के बच्चे हैं, इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। इनके थोड़ी क्लैशिंग आइडियाज़ हैं अम्बेडकर के साथ। इनका मानना था कि हरिजन ठीक है रहें, लेकिन इनका ये था कि इनको ना रिजर्वेशन मत दो, मतलब इनको सरकार में मत आने दो, इनकी हक की बात करो, ठीक है, इनको खाना पानी दो। लेकिन वो तो थोड़े इनके क्लैशिंग आइडियाज़ रहे हैं उनसे, और गांधी जी की और अम्बेडकर की कभी नहीं बनी इस मामले में, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि हरिजन ठीक है, अपने देश में रहें आराम से, कुछ नहीं हो इनका। और लेकिन अम्बेडकर मानना था जब तक इनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, जब तक इनको सांसद में नहीं बिठाया जाएगा और विधान परिषदों में नहीं बिठाया जाएगा, ये अपनी बात नहीं कभी उठा पाएंगे और ज़िंदगी भर ये दबे रहेंगे। इस तरीके की बात करते हैं। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, असैसिनेशन की बात में और लेगेसी के बारे में हम डिस्कस करें। असैसिनेशन आपको पता है कि नाथूराम गॉडसे ने उनको मारा था, गोलियां मारी थी इनके सीने पे, 3 या 4 गोलियां लगी थी। इनका असैसिनेशन कब होता है, जनवरी 30, 1948 बाय नाथूराम गॉडसे, ठीक है। 30 जनवरी को इनको मार दिया जाता है 1948 को, जब ये मॉर्निंग प्रेयर के लिए जा रहे होते हैं, तभी नाथूराम गॉडसे इनके सामने आते हैं, इनके आगे हाथ जोड़ते हैं और तुरंत गन निकाल कर इन्हें मार देते हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन, इन्हें किस तरीके से जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन, ठीक है, राष्ट्रपिता के नाम से गांधी जी जाने जाते हैं। एंड ग्लोबल आइकन फॉर पीस एंड वॉलेंस, और ये ग्लोबल आइकन है, पूरे दुनिया में जानते हैं, पूरी दुनिया में, ठीक है, पीस के लिए जानते हैं, पीस के लिए और नॉन वायलेंस के लिए। मैंने पहले बताया था कि इनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब इनके कोट देख लें गांधी के बारे में, क्या क्या कोट इन्होंने इंपॉर्टेंट दिए जो फेमस हैं। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, मतलब कि तुम जो दुनिया में चेंज देखना चाहते हो, ठीक है, तुम जो भी दुनिया में चाहते हो कि ये बदल जाए वो बदल जाए, पहले उसको अपने अंदर बदलो। इस तरीके आप चाहते हो कि कभी दुनिया में किसी के साथ हिंसा ना हो, तो आप ऐसे बन जाओ कि आप कभी किसी के साथ हिंसा ना करो। आप चाहते हो दुनिया में कभी चोरी ना हो, तो आप पहले ये देखो कि आप ज़िंदगी में कभी चोरी ना करो, ठीक है, इस तरह की बात कहते थे। दूसरा इनका बहुत फेमस कोटेशन है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर एक आँख के बदले में आँख की बात करेंगे, जैसे होता है ना खून का बदला खून, खून से लेते हैं, तो उस तरीके अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से क्या होगा, पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब आँख के बदले आँख अगर हम मानेंगे तो पूरी दुनिया कैसी हो जाएगी, ब्लाइंड हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। ये इनका फेमस कोट है, ठीक है, कभी कभी माफ़ कर देना सही रहता है।
द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। तो उनका मानना है कि अगर आप अपने आप को खोजना चाहते हैं, आप खुद की तलाश में निकलना चाहते हैं, तो आप दूसरों की सर्विस में खुद को लगा दो, तो आप खुद को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, ये सही भी है। आप अगर अपने आप को खुद चाहते हो आप कैसे हो कैसे नहीं हो, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी क्या हो दूसरों की सर्विस में लगा दो। अब ये सर्विस में नहीं किसी घर में जाके बर्तन धोआओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो आपके आसपास किसी के साथ अन्याय ना हो रहा हो, किसी के साथ गलत ना हो रहा हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। ठीक है, तो आपको एक सेंस ऑफ प्राइड अपने आप में आएगा। ठीक है, इस तरीके की बात ये करते हैं। अब इनका देखो ग्लोबल इन्फ्लुएंस कैसे पड़ा। इंस्पायर्ड मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखो जो मार्टिन लूथर है बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़ा आइकन है मार्टिन लूथर। ठीक है, इनके बारे में सब जानते हैं। तो मार्टिन लूथर भी इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, इनकी बात मतलब मार्टिन लूथर ने इनकी बात कही है, नेल्सन मंडेला ने कही है इनकी बात। ठीक है, यहाँ तक कि उन्होंने न्यूटन ने भी कही है, आइंस्टीन ने कही है, न्यूटन ने नहीं, आइंस्टीन ने इनके बारे में बात कही है। गांधी जयंती इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस। और जो गांधी जयंती है वो इंटरनेशनल डे है, सिर्फ भारत में नहीं मनाया जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया उसको एज अ इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस डिक्लेयर कर चुकी है। एंड रिवर्ड बाय लीडर्स वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया में लीडर्स क्या है, इनको दिमाग में रखते हुए अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं या फिर इनकी जो आइडियाज़ है उनको लेके चलते हैं। आज भी पूरी दुनिया में किसी को प्रोटेस्ट करना हो तो चुपचाप सड़कों पर निकल आते हैं और सरकार अपने आप ही इनकी बातों को मान जाती है, जो बातें वैलिड है। कंक्लूजन देखेंगे, गांधी लाइफ वॉज अ ब्लेंड ऑफ ट्रुथ, सिंप्लिसिटी एंड सर्विस। गांधी की पूरा जीवन किस में निकल गया, सत्य के लिए लड़ने में निकल गया। और बहुत ही सुलझे और साधारण व्यक्ति थे ये, और दूसरों की सर्विस करते रहते हैं। ठीक है, दूसरों की सर्विस में निकाल दिया उन्होंने। ठीक है, कोई शौक नहीं, कोई कुछ नहीं, और हमेशा दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए ही मर गए। हिज मूवमेंट ट्रांसफॉर्म इंडियन पॉलिटिक्स। इनके जो मूवमेंट्स उन्होंने पूरी तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगर आज हम किसी भी चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं, किसी की बात मनवाते हैं, तो हम सिंपली जाके वहाँ जाके बैठ जाते हैं और नारे लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से निकल कर आई, ये चीज़ कहाँ से निकल आई, गांधी जी के आइडिया से निकल कर आई कि हम अगर इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो अपने आप ही सरकार हमारे आगे झुक के हमारी बात मानने लगी है। आइडियल्स रिमेन रिलेवेंट टुडे। जो उनके आइडियाज़ थे वो आज भी क्या है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं, आज भी हमें हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं। ठीक है, तो आपकी ये पूरी वीडियो थी गांधी जी के ऊपर। आई होप सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीज़ समझ में आई होगी। किसी वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए अगर आपके काम की उसमें चीज़ नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो है, आराम से आधे घंटे की है, आप इसको देख लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वही थी इसमें सारी कवर कराई थी। इसके बुक्स हैं उनको याद कर लेना, इनके मेजर आइडियाज़ याद कर लेना, और सारे जो मूवमेंट जो उन्होंने दिए हैं वो सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के उनको भी एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, तो यहीं पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।